भारत एक दिन में गुलाम नहीं बना था और न ही यह किसी एक युद्ध या एक राजा की हार का परिणाम था। यह दशकों तक चली एक सुनियोजित, धैर्यपूर्ण और रणनीतिक प्रक्रिया थी, जिसमें असली लड़ाई तलवारों से पहले दिमाग में लड़ी गई। जब यूरोप एशिया के मसालों, रेशम और सूती कपड़ों की ओर आकर्षित हो रहा था, तब भारत विश्व व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। बंगाल की उपजाऊ भूमि, गुजरात के सक्रिय बंदरगाह और दक्षिण भारत का विकसित वस्त्र उद्योग यूरोपीय शक्तियों के लिए अत्यंत आकर्षण का कारण बने। इसी पृष्ठभूमि में एक व्यापारिक कंपनी भारत आई, जिसने शुरुआत विनम्र व्यापारी के रूप में की। स्थानीय शासकों से अनुमति लेकर व्यापारिक ठिकाने बनाए गए, कर चुकाए गए और दरबारों में उपहार भेजे गए। उस समय तक सीधा टकराव टालना उनकी रणनीति का हिस्सा था, क्योंकि भारत अब भी संसाधनों और जनशक्ति से भरपूर था। लेकिन 18वीं सदी में केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ने लगी और क्षेत्रीय शक्तियां उभरने लगीं। इसी राजनीतिक विखंडन ने बाहरी शक्ति को अवसर दिया। एक शासक से मित्रता, दूसरे से संधि, फिर धीरे धीरे सैन्य और आर्थिक निर्भरता का जाल, ये रणनीति क्रमशः प्रभावी होती गई। 1757 का प्लासी केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि राजनीतिक चालबाजी और विश्वासघात का उदाहरण था, जिसके परिणाम स्वरूप बंगाल जैसे समृद्ध प्रदेश पर नियंत्रण स्थापित हुआ। इसके बाद आर्थिक ढांचे में परिवर्तन शुरू हुआ। कर व्यवस्था बदली गई, किसानों पर नकद कर का दबाव बढ़ा और भूमि स्वामित्व की पारंपरिक संरचनाएं टूटने लगीं। 1770 का बंगाल अकाल, प्रशासनिक कठोरता और आर्थिक प्राथमिकताओं का भयावह परिणाम बनकर सामने आया, जहां लाखों लोग भूख से मारे गए, जबकि राजस्व संग्रह जारी रहा। उद्योगों के क्षेत्र में भी बदलाव आया। भारतीय वस्त्र, जो कभी विश्व में प्रतिष्ठित थे, धीरे धीरे प्रतिस्पर्धा और कर नीतियों के कारण कमजोर पड़ने लगे। भारत कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता और तैयार माल का उपभोक्ता बनता गया। किसानों को नील और अफीम जैसी नकदी फसलों की ओर मोड़ा गया, जिससे स्थानीय खाद्य सुरक्षा प्रभावित हुई। इसी काल में शिक्षा और प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन हुए। अंग्रेजी भाषा को महत्व मिला और एक नई शिक्षा प्रणाली लागू की गई, जिसका उद्देश्य प्रशासनिक सहयोगी वर्ग तैयार करना था। इतिहास और परंपराओं की व्याख्या भी बदली गई, जिससे मानसिक प्रभाव गहराता गया। 1857 का विद्रोह इस लंबे असंतोष का विस्फोट था। यह केवल सैनिकों का विद्रोह नहीं था, बल्कि व्यापक असंतोष की अभिव्यक्ति थी। कुछ समय के लिए सत्ता डगमगाती दिखाई दी, लेकिन संगठन और संसाधनों की कमी के कारण विद्रोह दबा दिया गया। इसके बाद शासन प्रत्यक्ष रूप से सख्त और केंद्रीकृत हुआ। रेलवे और टेलीग्राफ जैसी व्यवस्थाएं आईं, जिन्हें विकास के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया, किंतु उनका प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक नियंत्रण और संसाधनों की तीव्र ढुलाई था। 19वीं सदी के अकालों ने लाखों लोगों की जान ली, फिर भी आर्थिक प्राथमिकताएं नहीं बदलीं। दादा भाई नौरोजी जैसे विचारकों ने संपत्ति के निरंतर बाह्य प्रवाह की ओर ध्यान दिलाया, लेकिन इसी काल में जागरूकता भी बढ़ी। आधुनिक शिक्षा, प्रेस और सामाजिक सुधार आंदोलनों ने नए प्रश्न खड़े किए। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसने आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का रूप लिया। यह पूरी प्रक्रिया बताती है कि गुलामी केवल बाहरी शासन से नहीं आती, बल्कि आर्थिक निर्भरता, राजनीतिक हस्तक्षेप और मानसिक प्रभाव के सम्मिलित परिणाम से बनती है। और स्वतंत्रता केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और आत्मनिर्णय की पुनर्स्थापना होती है। इतिहास का यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि जब कोई राष्ट्र अपने आंतरिक विभाजन और आर्थिक नियंत्रण को नहीं समझता, तब बाहरी शक्तियां अवसर ढूंढ लेती हैं। लेकिन साथ ही यह भी कि जागरूकता और सामूहिक चेतना अंततः परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करती है।